अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में कोनूर अल्प कहता है, हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? तो तुर्गत कहता है, हम एक बाप को उसके बेटे की बदतमीज़ी का ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अली साहब ने उसे समझाया है, अब कोई मसला नहीं। फिर हक तैमूर कहता है, ये किस तरफ जा रहे हैं? इन दोनों की नीयत बुरी लगती है। तो कोनूर अल्प कहता है, अल्लाह अली साहब को लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद अगर सरदारी मुस्तफ़ा को मिल गई तो हमारे लिए बहुत मसला बनेगा, क्योंकि ये वाज़ेह है कि मुस्तफ़ा को हमारे साथ मसला है और उसे उकसाने वाला उसका उस्ताद अहमद है। यह सुनकर तुर्गत कहता है, जो भी हो, हमें उनके बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम इस बारे में मज़ीद बात करके गिबत नहीं करेंगे। हक तैमूर, हम काफ़िले के साथ सोगत जा रहे हैं। मुस्तफ़ा और अहमद हमारे साथ होंगे और तुम अली बे के साथ होगे। उस्मान साहब हमेशा कहते हैं कि अजीम का साथ अजीम के साथ होता है और तुम मेरे शहीद भाई गुंदुज के बेटे की हैसियत से भी बहुत अजीज़ हो। तो हक तैमूर कहता है, मेरे वालिद और चचा के जैसा बनने के अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी जान को खतरे में डालकर भी फ़र्ज़ अदा करूँगा तुर्गत साहब। दूसरी तरफ अली बे का बेटा मुस्तफ़ा गुस्से में कह रहा था, वो गुस्ताख ये भी नहीं जानते कि मुझसे कैसे बात करनी है, मगर मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या करना चाहिए। तो अहमद कहता है, पहले आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा मुस्तफ़ा, सबसे पहले सरदारी की ज़रूरत है। फिर मुस्तफ़ा कहता है, क्या सरदारी का मतलब अपने बेटे को सबके सामने जलील करना है? मेरे बाबा उस्मान पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें अर्तुल पर भरोसा था, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि किसी के साए के पीछे रहना अजमत की अलामत है। वो उस्मान को फतह हासिल करने देते हैं और उसकी शोहरत में इजाफा करते हैं। जब वो मुस्तकबिल में अपनी रियासत का ऐलान करेंगे तो उनका साथ कौन देगा? यह सुनकर अहमद कहता है, तुम दोगे मुस्तफ़ा, मगर अभी तक हालात उस तरफ नहीं आए। मुस्तकबिल में उस्मान न सिर्फ मगरब की तरफ जाएगा बल्कि पहले वो हमें रोंदने की कोशिश करेगा। सल्जूक रियासत भी उसकी हौसला अफजाई करती है। उसकी असल मुखालिफ तुम बनोगे मुस्तफ़ा। यह सुनकर मुस्तफ़ा कहता है, मुझे आपने पाला है, मैं अपने बाबा की जुर्रत से नहीं बल्कि आपकी आग से बड़ा हुआ हूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उन सब को जला दूंगा। इधर काई कबीले में उस्मान कोशिश को कह रहा था, उस रूमानोस की नीयत साफ जाहिर है, वो हमें शिकस्त देकर कॉन्स्टेंटिनोपिया का हीरो बनना चाहता है। तो कोशिश कहता है, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है उस्मान साहब, हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। उस्मान पूछता है, वो किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? तो कोशिश कहता है, अभी तक ये नहीं मालूम कि वो किसके साथ इत्तेहाद में है, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि वो शैतान से भी ज़्यादा चालाक है। यह सुनकर उस्मान कहता है, अगर हमारे अंदर उसके जासूस ना होते तो वो इतना पुरएतमाद ना होता। जाहिर है कि रूमानोस को मालूमात भेजने वाला कोई गद्दार है और जब बूरसा का रास्ता खुला तो वो हमारे सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मुझे आपकी ज़रूरत है। आप बूरसा में अपना काम जारी रखें और वहाँ एक आम ताजर की तरह तिजारत करते रहें। यह सुनकर कोशिश कहता है, तिजारत दोस्ती को तकवीत देती है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बूरसा के गवर्नर के साथ हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। फिर उस्मान कहता है, सबसे पहले हम नया शहर हासिल करेंगे और उसे बिलाजिक का दारुल हुकूमत बनाएंगे। इसके बाद बूरसा और बहुत सी दूसरी फतवात आसान हो जाएंगी। कोशिश, तुम मुझे बूरसा के कमज़ोर तरीन दरवाजे के बारे में सारी मालूमात फराहम करोगे? तो कोशिश कहता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, बहुत जल्द आप सब कुछ जान लेंगे। इसके बाद उस्मान और कोशिश खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश कहता है, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद जंगल में एक गार का मंजर सामने आता है जहाँ बहुत से मंगोलों की लाशें पड़ी थीं। इतने में एक मंगोल कमांडर वहाँ पहुँचता है जिसका नाम गैबे था और उसके हाथ में एक मंगोल सिपाही का सर मौजूद था। फिर वो सर की तरफ देखकर कहता है, क्या गैबे इन ज़मीनों पर मरने के लिए आया है? ये कहकर वो सर को फेंक देता है और फिर कहता है, मैं तुर्कों को उन्हीं के खून में गर्क करने आया हूँ, मगर तुम सब पर चंगेज़ खान और अरले खान की लानत हो। यह कहकर वो मुर्दा मंगोल सिपाहियों को खंजर मारने लगता है। फिर वो एक जिंदा मंगोल सिपाही के पास आकर कहता है, गैबे क्या चाहता है? तो सिपाही कहता है, वो बदला चाहता है। फिर गैबे कहता है, गजन खान ने हमारी तरफ मुंह मोड़ लिया था और अपने ही मजहब वालों को पकड़ लिया था। गैबे उन तमाम लोगों का खून बहाएगा जिन पर गजन खान ने रहम खाया था। वो गैबे के गजब का मजा चखेंगे, तुर्क और मुसलमान सब के सब। इतने में रूमानोस और आइज़िक अंदर दाखिल होते हैं। तो गैबे गुस्से में कहता है, उस्मान के आदमी वहाँ क्या कर रहे थे रूमानोस? तो रूमानोस कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान को कम ना समझो, मुशाहिदा करना और सही वक्त का इंतजार करना तुम्हारा फ़र्ज था। उस्मान ने तुम्हारे बहुत से सिपाहियों को मार डाला, मगर मुझे उम्मीद है कि अब भी तुम्हारे पास काफ़ी जंगजू बाकी हैं। तो गैबे कहता है, मजबूत तरीन जंगजू अब भी मेरे साथ हैं। यह सुनकर रूमानोस कहता है, ठीक है, फिर हम मायदे के बारे में बात करते हैं। इसके बाद रूमानोस सोने के सिक्कों की थैली आगे करके कहता है, अच्छे सिपाहियों को तलाश करना बिल्कुल आसान नहीं है, खासतौर पर जब एक अजीम मंगोल फौज आपका पीछा कर रही हो। यह सुनकर गैबे कहता है, तुम मुझे सिर्फ सोने के सिक्कों के बारे में बताओ रूमानोस, तुर्कों को मारना हमारा काम है। मैं तब तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा जब तक इस सरजमीन पर एक भी तुर्क और मुसलमान बाकी रह जाए।
میں ترکوں کو ماروں گا اور مجھے سونا بھی ملے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت معاہدہ ہے۔ پھر رومانوس کہتا ہے تم عثمان کے سپاہیوں کے پیچھے جاؤ گے اور انہیں سونے کے سکوں کا لالچ دو گے۔ جب تک بیزانطینی فوج نہیں آ جاتی عثمان کو کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے، یعنی تم وہی کرو جو سب سے بہتر کرتے ہو، جلا دو، تباہ کر دو اور مار ڈالو، ترکوں کو جہنم میں بھیج دو۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر رومانوس کہتا ہے مجھے تم پر بھروسہ ہے گیبے، تم ترکوں کو مارو گے اور میں عثمان کو ماروں گا، ان سرزمینوں سے ہم انہیں مٹا دیں گے۔ یہ کہہ کر رومانوس اور آئزک وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد گیبے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ ہر روز ترکوں کا خون ان کھوپڑیوں سے پیوں گا۔ ادھر کائی قبیلے میں شیخ ادبالی کہہ رہے تھے تو کئی سالوں کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کوسس کہتا ہے میں یقینی بنانا چاہتا تھا شیخ ادبالی، میں نے بہت پڑھا اور بہت سوچا، میں کافی پریشان تھا، اب میں جان گیا ہوں کہ صرف ایک چیز مجھے سکون دے گی اور وہ اسلام ہے۔ یہ سن کر شیخ ادبالی کہتے ہیں آپ پہلے ہی دل میں کلمہ شریف پڑھ چکے ہیں، اب آپ اپنی زبان سے بھی اقرار کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر کوسس کلمہ شریف پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح کوسس مسلمان ہو جاتا ہے، جس کے بعد شیخ ادبالی اور عثمان اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ کوسس کافی جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو عثمان کہتا ہے کوسس پہلے آپ میرے جانی بھائی تھے، اب آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑے، اب ہم ایک ہی طرف ہیں الحمدللہ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں۔ پھر کوسس کہتا ہے الحمدللہ، اب میں ایک مسلمان کے طور پر بورسا جاؤں گا، اگر میں واپس نہ آ سکا تو میرا حق معاف کر دیجیے گا۔ عثمان کہتا ہے معاف کیا، انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم نئے شہر اور بورسا کو فتح کریں گے، آپ بورسا میں ہمارا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جرگتائی منگول کمانڈر گیبے کو لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر جرگتائی عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے میرے سردار، میں پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، یہ منگول کمانڈر گیبے ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر کمانڈر گیبے گھوڑے سے اتر آتا ہے تو سپاہی بائسنگر اس سے تلوار اور خنجر لے لیتا ہے۔ کچھ دیر میں گیبے عثمان کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے آخرکار ہماری ملاقات ہو ہی گئی عثمان صاحب، کونیا میں آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، میں سلطان علاؤدین کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر برہان اس کے ہاتھ سے خط وصول کر لیتا ہے۔ پھر گیبے کہتا ہے میں ان منگول فوجیوں کی تلاش میں ہوں جو سلانش کی بغاوت کے بعد بھاگ گئے، میرے سپاہیوں نے وادی میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، میں اس وقت تک یہاں رہوں گا جب تک ان ڈاکوؤں کو تلاش نہیں کر لیتا۔ اسی دوران عثمان وہ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو گیبے آگے آ کر کہتا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا عثمان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، جیسا کہ آپ خط میں پڑھ رہے ہیں سلطان علاؤدین کا بھی یہی حکم ہے۔ عثمان کہتا ہے میں بالکل مدد کر سکتا ہوں، لیکن سلطان علاؤدین نے اس فریضے کے لیے ایک منگول کمانڈر کو کیوں بھیجا؟ کیا کونیا کے سپاہی ختم ہو گئے ہیں؟ یہ سن کر گیبے ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کی وجہ آپ نہیں جان سکتے عثمان صاحب، میں بھی نہیں جانتا کہ راستے میں ملنے والے ترک آپ کے ساتھ کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اتنے میں عثمان کا ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے حضور علی صاحب آ رہے ہیں۔ پھر عثمان کو سوچنے کے بعد گیبے کو کہتا ہے میرے سپاہی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر گیبے کہتا ہے تو پھر چلیے ڈاکوؤں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر گیبے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو عثمان آہستہ سے کہتا ہے جرگتائی اس پر اور اس کے کتوں پر نظر رکھنا۔